Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing well. आज हम करेंगे ई कॉमर्स चैप्टर 10 है और इसमें डिजिटल मार्केट्स किस तरह वर्क करती हैं और डिजिटल गुड्स चाहे वो फिजिकल गुड्स हो चाहे वो कंटेंट हो उसको किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैनेज किया जाता है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है कि ई-कॉमर्स जो है वो स्टार्ट किस तरह हुआ। तो जैसे-जैसे इंटरनेट जो है उसमें प्रोग्रेस हुआ, बहुत सारे न्यू वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन एज़ वेल एज़ इंटरैक्शन ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम लोग जो है वो ख़तों के साथ और अ टेलीफ़ोन के ऊपर जो है वो एक-दूसरे से कम सबसे पहले हम लोग ख़तों के साथ एक-दूसरे से जो है वो फ़िज़िकल लेटर्स जो हैं उनके साथ एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। फिर जिस वक़्त टेलीफ़ोन आया तो हमने ख़तों की बजाय टेलीफ़ोन का सहारा लेना शुरू किया। हम लोग टेलीफ़ोन के ऊपर एक-दूसरे की आवाज़ सुनकर तो कम्युनिकेट करते थे। फिर और तरक्की हुई जिस वक़्त इंटरनेट जो है वो और ज़्यादा एस्टेब्लिश हुआ और इंटरैक्टिव हुआ, वेब 2 जिस वक़्त आया जिसमें कि आप वेब 1 में भी ये फ़ैसिलिटी थी कि आप ईमेल्स भेज सकते हैं, वेब 2 में जो है इंटरैक्टिविटी ज़्यादा आ गई और इस तरह जो है कम्युनिकेशन जो है वो इंटरैक्टिव हो गई। जब कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव हो जाती है तो उसके साथ-साथ फिर नए तरीके कॉमर्स के भी आ जाते हैं। बिज़नेस जो है वो हर जगह पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। टेलीफ़ोन के ऊपर भी टेली शॉपिंग होती थी, टेलीविज़न के थ्रू भी टेली शॉपिंग होती थी। फिर उसके बाद जिस वक़्त इंटरनेट जो है आया और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो बनी, तो इट वाज़ अ वेरी ईज़ी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद योर कंज्यूमर, योर कस्टमर क्योंकि उसमें रीच बहुत ज़्यादा होती है। सबसे जो बड़ी बात है वो रीच ज़्यादा होती है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे देखते जाते हैं। ई-कॉमर्स एंड इंटरनेट के 8 यूनिक फीचर्स हैं जिसमें यूबिक्विटी, ग्लोबल रीच, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, रिचनेस, इंटरैक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, पर्सनलाइज़ेशन, कस्टमाइज़ेशन और सोशल टेक्नोलॉजी हैं। आगे जाके हम इन सबको एक-एक करके तो देखना शुरू करते हैं कि ये क्या है। यूबिक्विटी जैसे कि यूबिक्विटस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर जगह पर मौजूद हो। बाय डेफिनिशन यूबिक्विटस मीन्स प्रेज़ेंट एवरीवेयर। यूबिक्विटी का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ इंटरनेट है, जहाँ-जहाँ इंटरनेट का एक्सेस मौजूद है, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ई-कॉमर्स के ज़रिए आप उन जगहों पर भी पहुँच सकते हैं जहाँ पर अदरवाइज़ आप सोच भी नहीं सकते थे जाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में मेरा जो कॉलेज था, मैं वहाँ से एक टी-शर्ट लेकर आई, बड़ी अच्छी थी। अब वो टी-शर्ट जो है गुम गई है। तो मेरा बड़ा मूड था कि मेरे पास वहाँ की कोई जैकेट या कोई चीज़ जो है मेरे पास मौजूद हो, एक सूवेनिर के तौर पर। सो व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने उनकी वेबसाइट जो है उसको एक्सेस किया। जब मैंने एक्सेस किया, मैंने सिलेक्ट कर ली तो मुझे पता चला कि एक्सेस तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये कि वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते। तो मैंने क्या किया, मैंने डिलीवर उसको अपने भाई के एड्रेस पर करवा दिया और भाई ने मुझे भेज दी। तो इन एनी केस आप अगर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं तो यू कैन फाइंड वेज़ ऑफ हैविंग द प्रोडक्ट डिलिवर्ड टू योर प्लेस। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अमेज़न है, ईबे है, ये वो चीज़ें हैं, ओएलएक्स है, जो कि आप दुनिया में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं और उनको जो है आप ऑर्डर करके अपने पास मंगवा सकते हैं। फिर इसका इफ़ेक्ट क्या है कि जो मार्केट प्लेस थी, वो जियोग्राफिक डेफ़िनिशन थी। प्लेस क्या होती है? प्लेस जो है वो जियोग्राफिक डेफ़िनिशन उसकी होती है, एक ख़ास एरिया। तो इंटरनेट ने क्या किया कि प्लेस को मार्केट प्लेस को मार्केट स्पेस से कन्वर्ट कर दिया। स्पेस हम किसे बोलते हैं? यूनिवर्स को बोलते हैं, जहाँ पर मतलब अनफैथोमेबल एक्सेस है। आप सोच नहीं सकते कि कहाँ-कहाँ तक यूनिवर्स फैला हुआ है, हमें तो नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो स्पेस जो है उसमें उसका क्या मतलब है कि एक ज्योग्राफिक डेफिनिशन से
एक ज्योग्राफिक बाउंड्री से निकल के मार्केट जो है एक स्पेस में चली गई जहाँ पे एवरीवन कैन एक्सेस इट, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जी इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किस तरह ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है इसकी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इंटरमीडिएरीज उसमें से जो है वो निकल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसकी कम होती है, डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जो है वो कांटेक्ट हो रहा होता है, इस वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। वंस अगेन ग्लोबल रीच की बात की, जैसे कि मैंने बताया यूबिक्विटस है तो ज़ाहिर है ग्लोबल रीच भी इसकी होगी। फिर ये कि कॉमर्स इनेबल्स अक्रॉस कल्चर एंड नेशनल बाउंड्रीज़। अब उसमें जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, किसी वेबसाइट को आप एक्स जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस किया तो उसमें कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी, कोई कंट्री की बाउंड्री नहीं थी। आई कुड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स अ सेपरेट इश्यू कि वो कौन-सी कंट्री में डिलीवर करते हैं, कौन-सी कंट्री में डिलीवर नहीं करते। लेकिन बात यहाँ पर एक्सेस की हो रही है कि एक्सेस जो है वो यूनिवर्सल है और इवन वहाँ पर भी आपके पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आप स्पेशल जो है किसी के ज़रिए जो है डिलीवर करवा सकते हैं। सो ये एक चीज़ जहाँ पर आगे की जी इसकी ग्लोबल रीच है, कोई बाउंड्री नहीं है उसमें, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर जो है एस्टेब्लिश करते हैं, तो एक जैसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स ईज़िली कम्युनिकेट विद वन अनदर। अगर एक कंट्री में स्टैंडर्ड जो है वो फ़र्क हो, दूसरी कंट्री में स्टैंडर्ड जो है वो फ़र्क हो, अब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आई रिमेंबर मैं अपनी बेटी को जिस वक़्त यूनिट्स इंटरनेशनल पढ़ा रही थी, बता रही थी उसको मैं कि ये मीटर्स और सेंटीमीटर्स जो हैं ये क्यों बनाए गए थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया था? उसकी वजह ये थी कि एक जगह पे अगर फीट में या यार्ड्स में कपड़ा जो है वो मेज़र हो रहा है और एक जगह पर जो है वो किसी और स्टैंडर्ड के ऊपर मेज़र हो गया। आपको शायद आपने कभी देखा हो कि हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं अक्सर बाजू के साथ कपड़ा नापते थे कि ये 1 गज़ हो गया। अब वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तो नहीं है ना। वो जो तो एक हर बंदे का बाजू का साइज़ ही अपना होगा, तो वो यार्ड भी फ़र्क हो जाता है। इसी तरह इसी वजह से एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर फिर हर चीज़ कंप्लाई कर सकती है। तो इंटरनेट के भी प्रोटोकॉल्स हैं, आपको मैंने पहले बताए हैं और इंटरनेट के जो हैं स्टैंडर्ड्स हैं, जब आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर डालते हैं, तो यू हैव टू कंप्लाई टू दोज़ स्टैंडर्ड्स। उससे क्या होता है, आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। अगर बीच में कहीं एनालॉग आ जाता है, तो हमें उसके लिए मोडेम लगाना पड़ता है, जो कि उसको कन्वर्ट करेगा। इसी तरह हमेशा जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे एक किस्म के स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो कम्युनिकेशन होगी। ये नहीं हो सकता कि आधी कम्युनिकेशन फ्रेंच में हो तो आधी कम्युनिकेशन जो है वो उर्दू में हो तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर हम इंटरनेट की ज़ुबान में बोलें, अगर हम ई-कॉमर्स की ज़ुबान में बोलें तो जो इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर कंट्री में जो हैं वो सेम होने चाहिए, तभी 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। लोअर्स मार्केट एंट्री कॉस्ट, किस तरह एंट्री कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। फिजिकल मार्केट में आपको अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक फिजिकल स्टोर की ज़रूरत है, फिर आपने उसको डेकोरेट करना है, फिर आपने उसके वहाँ पर जो ऑलरेडी प्री एक्जिस्टिंग कंपटीशन है उसके साथ compete भी करना है, मार्केट में आपको सर्वाइव भी करना है। इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, वंस यू हैव अ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट जो है वो compete कर रही है। मार्केट में एंटर होने के लिए आपको कोई जो है किसी बिग जायंट के साथ compete नहीं कर रहा है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग विद अ गुड प्रोडक्ट, अगर आपके पास गुड डिलीवरी सर्विस मौजूद है, तो यू कैन compete विद एनीवन। तो मार्केट में एंटर होने के लिए आपको कोई बहुत बड़े कैपिटल की जो है वो ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीड टू हैव अ वेबसाइट जो कि बहुत एक मतलब लो कॉस्ट में आपकी प्रिपेयर हो जाती है। आपके पास इन्वेंटरी या इन्वेंटरी सिस्टम एक होना चाहिए है, एक आपकी सप्लाई चेन और सीआरएम जो है आपका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी सप्लाई आ रही है और कस्टमर तक जा रही है, पूरी सप्लाई चेन आपकी मैनेज होनी चाहिए है। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत लो कॉस्ट के ऊपर आप अपना जो है वो बिज़नेस चला सकते हैं। लोअर कंज्यूमर सर्च कॉस्ट, अब फिजिकल मार्केट में जब जाते हैं तो लोग, मैंने पहले भी आप लोगों को जैसे ये बात बताई थी क्लास में
कि कंज़्यूमर जो है वो मार्केट में जगह-जगह फिरता है, पूरी मार्केट को सर्च करता है और सर्च करने के बाद जो है अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट जो है वो उसको मिलता है या वो प्राइसेज़ जो है उनको कंपेयर करता है। ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास में दिया था, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट एग्ज़ाम्पल। उसमें मैंने ये कहा था कि पहले भी और अब भी जब हमने कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेनी होती है, तो हम ये नहीं करते कि मार्केट में गए, जो पहली दुकान पे जो प्राइस मिली, हमने फ़ौरन ले ली और लेकर तो घर आ गए। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा भी करते होंगे, जो बहुत ही कोई मतलब अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट है जो कि ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पहली जगह पे मिला फ़ौरन ले लिया। लेकिन यूजुअली जो किसी ने रेफ्रिजरेटर लेना है, इवन कपड़ा भी लेना है जो कि हम लोग छोटे थे तो वो दुकानें होती थी कपड़े की दुकानें होती थी जैसे लाहौर में ओरेगा है, वहाँ पर है या यहाँ पर चाइना मार्केट आई डोंट नो यहाँ पे क्या राबी सेंटर है, इस तरह करके नाम है कुछ। तो वहाँ पर जब लोग जाते हैं, तो हर दुकान में फिरते हैं और जाके कपड़े की जो है लोएस्ट कॉस्ट जो है उसका पता कर लोएस्ट प्राइस जो है उसका पता करते हैं और फिर उसको परचेज़ करते हैं। ये नहीं होता कि बस एक जगह गए। उसमें आप देखेंगे कितना टाइम कैपिटल जो है वो खर्च हो रहा है, कितना जो है पेट्रोल लग रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है और उसके बाद थोड़ी से बार्गेन के लिए मे बी 1-200 के बार्गेन के लिए आप पूरी मार्केट को फिर के तो वहाँ पे प्राइस का कंपैरिज़न कर रहे हैं। कंज्यूमर के लिए ये कॉस्ट जो है, ये सर्च कॉस्ट जो है, ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है ऑनलाइन क्योंकि आप इज़िली कंपैरिज़न्स कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, इवन मैंने आपको जैसे बार-बार दराज़ का एग्ज़ाम्पल दिया था, दराज़ में आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेडफ़ोन्स देख रहे हैं। आप हेडफ़ोन्स देखते हैं, आपके पास बीसीयों किस्म के हेडफ़ोन्स आ जाते हैं, बाज़-औक़ात एक ही किस्म का हेडफ़ोन जो है, वो डिफरेंट प्राइसेज़ में अवेलेबल होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है, ये किस तरह वेरी कर रही है और फिर जो लोएस्ट प्राइस है अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर द लोएस्ट प्राइस, तो आप फिर लोएस्ट प्राइस के लिए जो है वो जाते हैं। तो इससे आपकी सर्च कॉस्ट जो है, कंज़्यूमर की सर्च कॉस्ट जो है, वो रिड्यूस हो जाती है। रिचनेस रिचनेस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मीडिया मीडिया के सेंस में हम रिचनेस हमेशा कहते हैं आपको इंटरनेट के ऊपर जो ऑनलाइन एप्स हैं जो कॉमर्स की वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पे आपको बहुत अट्रैक्टिव वीडियोस नजर आएंगे आपको अट्रैक्टिव पिक्चर्स नजर आएंगी टेक्स्ट मैसेजेस जो है आपको नजर आएंगे फ्लैश हो रहा है कहीं पर अगर कोई चीज सेल पर है तो वो रेड कलर में फ्लैश कर रही है या येलो कलर में किसी ब्राइट कलर में फ्लैश कर रही है अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे वैक्यूम क्लीनर है मैं द अदर डे आई वाज़ लुकिंग फॉर अ वैक्यूम क्लीनर तो उसमें मुझे एक जहाँ पे मैं देख रही थी वहाँ पे पूरा वीडियो उसका मिला कि हाउ इट ऑपरेट्स। तो देखिए एक रिचनेस जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और जिन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हर किस्म का जो मीडियम है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वो उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द प्रोडक्ट या टुवर्ड्स द शॉपिंग एक्सपीरियंस आप जिसे कहते हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरएक्टिविटी इंटरएक्टिविटी क्या होती है बेसिकली अगर आपने किसी प्रोडक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करनी है मैं वैक्यूम क्लीनर की आज बात करूंगी क्योंकि दीज डेज आई एम लुकिंग फॉर अ हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर तो उसमें क्या है कि मुझे अब पता करना है कि इसके फीचर्स क्या हैं वेबसाइट पे जो मैंने देखी उसमें वीडियो भी था उसका, लेकिन ये कि वो कोई मुझे लगा जैसे इट लैक समथिंग उसमें कुछ मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि ये मैंने ऑर्डर किस तरह करना है क्योंकि वहाँ पे शॉप ऑनलाइन या शॉप नाउ की ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने उनको एक मैसेंजर के ऊपर मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दें। उन्होंने मुझे जो है कहा कि हाँ, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैंने कहा ओके नाउ आई वांट टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट। अब मुझे बताएँ कि मुझे किस तरीके से जो है कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, किस तरह कोई सेंटर है, कोई वेबसाइट है जहाँ पे मुझे जाके इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो उन्होंने मुझे 2 टेलीफ़ोन नंबर्स दिए और एक बंदे का नाम बताया कि आपने इस नंबर पे कॉल करना है। आप आइदर व्हाट्सएप पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भेज दें और फलाँ-फलाँ ना एबीसी नाम का जो बंदा है आप उसे ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं या आप इस पीटीसीएल नंबर के ऊपर जो है वो कॉल करें और आप अपना ऑर्डर जो है वो फ़ोन के ऊपर अब देखिए उन्होंने मुझे 2 किस्म के ऑप्शंस दिए या मैं थ्रू व्हाट्सएप ऑर्डर कर सकती हूँ या मैं थ्रू फ़ोन कर सकती हूँ। तो ये जो है एक इंटरैक्टिविटी है कि किस तरीके से लोग आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है
कि आप इंटरैक्ट कर सकते हैं दूसरे कंज्यूमर्स के साथ। फेसबुक के ऊपर अब ये पेज था, मूलिनेक्स का बेसिकली पेज था। मैंने वहाँ पर जिस वक़्त वैक्यूम क्लीनर देखा तो मैंने फ़ौरन उसके नीचे जो है वो क्वेश्चन्स जो हैं वो पूछने शुरू कर दिए। फिर और लोगों ने उसके अंदर जो है ऐड किया। किसी का एक्सपीरियंस था, उसने बताया हाँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। किसी ने कहा जी मैंने ऑर्डर किया था, मुझे अभी ये चीज़ नहीं मिली है। अब देखें कि हम मार्केट में जाते हैं, हम जिस वक़्त पता करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो वी आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर अदर कंज्यूमर्स जिनसे हमें पता चल सके कि क्या इसका जो देखिए जो दुकानदार है वो तो हमेशा यही कहेगा जी इससे अच्छा प्रोडक्ट तो दुनिया में दूसरा कोई बना ही नहीं है। लेकिन हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? लोगों की एक्सपीरियंस से मिलेगी और वो हमें कब मिलेगी? जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, कंज्यूमर से बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई दुकान पर ऐसा कंज़्यूमर मिल जाए, जो कि जिसने पहले वो प्रोडक्ट यूज़ किया हो। तो ऑनलाइन आपके पास ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपके पास ये क्या ऑप्शन होती है कि आप लोगों से पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इंटरैक्टिविटी। इन्फॉर्मेशन डेंसिटी में क्या होता है, ये इंटरैक्टिविटी से ही डिराइव होती है इन्फॉर्मेशन डेंसिटी कि आप एक तो प्रोडक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट की प्राइस कंपैरिजंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अच्छा मैंने वैक्यूम क्लीनर लेना है, मैं देखूँगी डिफरेंट वेबसाइट्स देखूँगी कि किसका है, कहीं वेस्ट पॉइंट का होगा, कहीं पर मूलिनेक्स का होगा, कहीं पर किसी और कंपनी का होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं क्योंकि ई-कॉमर्स ने मुझे बहुत सारी घर पे बैठे मैं अपने लिटरली मैं सुबह 5 बजे के करीब मैं आफ्टर मतलब आप समझे सहरी के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर तो ये सारी सर्च कर सकती हूँ। डू यू थिंक कि मैं इतने कन्वीनियंस के साथ किसी मार्केट में जाकर ये सारी सर्च कर सकती हूँ। और वो भी मतलब दिमाग मेरा 5 बजे सुबह चल रहा था एंड बाय द टाइम मोस्ट प्रोबेबली दुकानें खुले आजकल तो दुकानें भी पूरी तरह नहीं खुल रही हैं। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल दुकानें खुलती हैं, रोज़ा भी है और फिर उसके बाद गर्मी भी है, सारा कुछ है और उसमें फिर एक टाइम आएगा मोस्ट प्रोबेबली बाय द टाइम 1 या 2 बजते मैं कहूँगी गोली मारो यार वैक्यूम क्लीनर को, कौन जाए इतनी दूर सदर जाकर या मरी रोड जाकर कौन जाकर ढूँढे वहाँ पे वैक्यूम को गोली मारो वैक्यूम क्लीनर को हाथ से सफाई कर लेते हैं। लेकिन ई-कॉमर्स ने मुझे ये क्या चीज़ जो है वो एक हेल्प जो है वो प्रोवाइड की है कि मैं अपने कमरे में बैठ के आराम से इन द कम्फर्ट ऑफ माय रूम ईज़िली मैं बैठ के इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही हूँ और मैं प्राइसेस भी कंपैरिज़न कर रही हूँ, लोगों के रिव्यूज़ से मैं ये भी देख रही हूँ कि कौन-सा प्रोडक्ट, कौन-सा वैक्यूम क्लीनर जो है उसके रिव्यू अच्छा है। तो ये बेसिकली क्या है? ये इन्फॉर्मेशन डेंसिटी है। उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ट्रांसपेरेंसी कि किसकी प्राइस जो है, कौन-सी ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है, वो बेस्ट प्राइस ऑफ़र कर रही है। वन्स अगेन यहाँ पर मैं आपको दराज़ का दूँगी, एग्ज़ाम्पल दूँगी कि आप दराज़ पर जिस वक़्त जाते हैं, 2-3 वेबसाइट्स को अगर आप देखें, एक है shoppingbag.pk, एक है आई शॉपिंग और एक है दराज़। यूजुअली मैं इन 3 को कंपेयर करती हूँ, इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ को कंपेयर करती हूँ। आई नो कि shoppingbag.pk जो है, उसकी प्राइसेज़ जो है एक्सेप्शनली हाई है। फिर आई शॉपिंग आ जाता है और उसके बाद फिर दराज़ आ जाता है। लेकिन वन्स अगेन दराज़ के ऊपर जो है वो फेक प्रोडक्ट्स का डर होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने क्लास में भी बताया था, लेकिन जो लोग क्लास में नहीं थे, कनेक्शन बार-बार जा रहा था, उनके लिए दोबारा मैं बताने लगी हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कि जब मैंने दराज़ से कोई चीज़ आजकल क्योंकि अ, ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही हो रही है, बहुत कम बाहर जाने का चांस होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नीचे लोगों के रिव्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के नीचे जो है उनके रिव्यूज़ होते हैं, मैं रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, फिर इसके अलावा एक और होता है सेक्शन जिसके अंदर आप डायरेक्ट सेलर के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं हमारे पास होती हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, प्राइस ट्रांसपेरेंसी देखने की और फिर उसके नीचे रेटिंग्स होती हैं। रेटिंग होती है जी सेलर की रेटिंग होती है प्राइस की रेटिंग होती है और इसके अलावा डिलीवरी ऑप्शन की रेटिंग होती है। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि ये सेलर कैसा है। अगर किसी सेलर की रेटिंग जो है वो 50% है, ने कहा हुआ है कि बहुत अच्छी है, अगर किसी ने 60 तो आपको पता है कि 50-50 चांसेज़ हैं कि आपको सही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर किसी की 80% है अच्छी रेटिंग आई हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि अब देखें एक वेबसाइट को भी यूज़ करने का एक तरीका होता है। आपने ये चीज़ जो है सीखनी भी है और मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है बेसिकली वो यही है कि आपने ये जो 8 पॉइंट्स हैं इंटरैक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन डेंसिटी, ग्लोबल रीच एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जितने भी ये 8 पॉइंट हैं
आपने इन सबको सामने रख के दराज़ की ऐप के ऊपर देखना है इनको और उनके ऊपर एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपने जो है हर चीज़ का जो है बताना है कि इंटरैक्टिविटी किस तरह होती है, प्राइस ट्रांसपेरेंसी हम कैसे देख रहे हैं, कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी हम कैसे देख रहे हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैसे मर्चेंट जो है वो करता है। प्राइसेज़ को कैसे जो है अ, डिस्क्रिमिनेट मर्चेंट जो है वो किस तरीके से एंगेजेस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जी हम पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। टेक्नोलॉजी परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड गुड्स। आप जिस वक्त बहुत कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। प्लस जब आप डायरेक्ट सेलर के साथ बात कर रहे हैं तो जो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है वो आपका पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स है। इस चीज को भी आपने देखना है, सिर्फ प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन नहीं होती है, ना सर्विस की कस्टमाइज। सर्विसेज जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा कस्टमाइज होते हैं। ठीक है? ज़्यादातर कस्टमाइज़ेशन किस चीज़ में होती है? अगर हम देखें मैस कस्टमाइज़ेशन की बात करें तो आपकी जो टेलर होता है वो बेसिकली कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट्स आपको बना कर देता है, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ई-कॉमर्स में जिस वक़्त हम लोग पर्सनलाइज़्ड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी पर्सनलाइज़ होती है कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है पूछना, जो ऑप्शंस आप पूछना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जनरल एफएक्यूज़ में सारे वो आंसर मौजूद हों। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो कि आप वहाँ से जो है सेलर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मैसेजेस कैन बी सेंट टू इंडिविजुअल्स एज़ अ ग्रुप। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ कैन बी कस्टमाइज्ड टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। एक चीज़ इसमें ये होती है कि बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आपने पास्ट में क्या-क्या शॉपिंग की है आप या आपने ब्राउज़िंग करते वक़्त कौन-कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके मुतालिक सर्च की है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जो कि वेब इंजन्स में वो फैसिलिटी मौजूद होती है कि वो आपकी सर्च की बेस के ऊपर आपको पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करते हैं। आपको उसी किस्म के प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस जो है वो देते हैं, जो कि आप जिनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो ये एक तीसरा पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ पर्सनलाइज़्ड रिस्पॉन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या है कि यूजुअली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ जो है वो करवा सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन कोई मग बनवाना है या आपने अपने आईफ़ोन का केस बनवाना है, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं कि जी मुझे ये वाली पिक्चर जो है मैं सेंड कर रहा हूँ, केस के ऊपर ये पिक्चर जो है लगा के आप मुझे दे दें। मेरा आईफ़ोन का केस बना दें, इस तरह की सर्विसेज़ मौजूद हैं। ज्वेलरी में ये चीज़ बहुत होती है कि आप कहते हैं कि जी ये ज्वेलरी है और मुझे इसमें जो है रेड कलर के से फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर के डायमंडीज़ जो हैं मुझे चाहिए। या आप कोई शर्ट अगर ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी ये शर्ट के ऊपर बटन्स जो पिक्चर में लगे हुए हैं ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, पता नहीं ब्रिस्क उसका नाम है, जहाँ पे आप ऑनलाइन वेबसाइट है, ब्रिस्क उसका नाम है और मेरे हस्बैंड वहाँ से बाज़ू-का शर्ट्स लेते हैं, तो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, तो ये एक कस्टमाइज़ेशन कहा जाता है। थर्ड मैंने जो पॉइंट आपको इसमें बताया है, वो थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी पास्ट सर्च की बेस पर आपको पर्सनलाइज़्ड मैसेजेस भेजे जा सकते हैं कि जी आप ये इन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, तो आपको हम ये फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी सोशल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के थ्रू कौन से हैं वो सोशल मीडिया आप लोग जानते हैं बहुत सारे जो बिज़नेस है वो फ़ेसबुक के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, इसके अलावा ये 2 ज़्यादा हैं जिसके ऊपर जो है वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू जो है लोग अपने पर्सनल ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर जो है बाइंग एंड सेलिंग जो है वो होती है। तो सोशल टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिचनेस है, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड सर्विस जो है वो मौजूद होती है। अच्छा वन टू मैनी और मैनी टू मैनी मॉडल क्या होता है? वन टू मैनी मॉडल होता है जिसमें एक सेलर होता है और वो मैनी कस्टमर्स जो हैं उनको कैटर कर रहा होता है, ठीक है? मैनी टू मैनी मॉडल में क्या होता है? मैनी कंज्यूमर्स एंड मैनी मैन्युफैक्चरर्स या मैनी मर्चेंडाइजर्स आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। तो ये सोशल टेक्नोलॉजी का एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जहाँ पर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं फ़ेसबुक के ऊपर, एक ग्रुप है जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी शायद एग्ज़ाम्पल दिया था
इट्स अ ग्रुप फॉर वुमेन जिसमें मेकअप बेसिकली जो बहुत एक्सपेंसिव मेकअप है, वो आपस में ख़वातीन जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ जो है उसका मर्चेंडाइज़िंग करती हैं और वहीं पे कंज़्यूमर्स भी हैं। बार्टर भी करती हैं उसमें वो, बार्टर ट्रेड भी करती हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी करती हैं, इम्पोर्ट करवा के या बैगेज में जिनके साथ आता है मेकअप वो एवरीवन कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर और उसमें बहुत सारे एक दफा जो कंज्यूमर है दूसरी दफा वो मर्चेंडाइजर है एक दफा जो मर्चेंडाइजर है दूसरी दफा वो कंज्यूमर है तो सब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन मार्केट प्लेस क्या है मार्केट प्लेस में उसका इफेक्ट क्या है रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्या होती है कि इंफॉर्मेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास है और सबसे कम जो है कंज़्यूमर के पास होती है। और कंज़्यूमर को जो बेवकूफ़ बना सकता है मर्चेंडाइज़र वो बना सकता है और जब कंज़्यूमर जो है वो एक्सपीरियंस करता है तो उसको पता चलता है कि जी ओहो! मर्चेंडाइज़र ने तो या जो दुकानदार है उसने तो मेरे साथ जो है वो धोखा कर दिया है। फिर वो कितने लोगों को ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से कितने लोगों को बताएगा, ज़्यादा को नहीं बताएगा। लेकिन व्हेन यू आर इन एन ऑनलाइन सिनेरियो एक बंदा अगर रेड फ्लैग रेज़ कर देता है कि ये मर्चेंडाइज़र जो है ये बहुत बुरा है और वन्स अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आप दराज़ की जो ऐप है उस पर जाएँ और वहाँ लोगों के रिव्यूज़ देखें, शोर मचा देते हैं अगर ये कि इट्स अ फेक मर्चेंडाइज़र, इट्स अ फेक सेलर, इससे कोई ना ले। तो क्या होता है एकदम से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर जाती है और जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा देर पे जो गंदा प्रोडक्ट है, जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, जो कि फेक प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सिमेट्री की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो जा रही है कि जितनी मर्चेंडाइज़र बेवकूफ़ बना सकता है, कंज़्यूमर उससे ज़्यादा शोर मचा के बाकी लोगों को रेड फ्लैग जो है वो रेज़ कर सकता है। ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी बिकॉज़ ऑफ रिड्यूस्ड सर्च कॉस्ट ये हमने पहले बात की है, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, लोअर मेन्यू कॉस्ट क्या होती है? मेन्यू बेसिकली क्या होता है? मेन्यू होता है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप के पास ऑप्शन होती है मेन्यू की कि आप उसमें से क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सॉरी क्या-क्या चीज़ें आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू होता है, बड़े रेस्टोरेंट्स का होता है, पीसी का मेन्यू है, हर रेस्टोरेंट का एक मेन्यू होता है। उस मेन्यू को बनाने के लिए एक पेपर की ज़रूरत होती है फिज़िकल रेस्टोरेंट में या मैकडॉनल्ड्स में तो नहीं होती है, लेकिन ये कि फिज़िकल रेस्टोरेंट में एक पीसी की अगर हम बात करें तो उसमें एक मेन्यू जो है वो तैयार किया जाता है जिसके अगेंस्ट प्राइस लिखी जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि मेन्यू में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द वेटर कि वो बताए कि जी ये चीज़ कस्टमर ने कहा कि जी आज मैंने नाचोस खाने हैं या कोई ऐसी चीज़ रोज़े के बाद मेरा बेशक आप लोग इफ्तारी के बाद सुन लेना लेक्चर कि मैंने आज नाचोस खाने हैं। वो कहे जी सॉरी नाचोस नहीं है। अच्छा वो कहे कि जी अच्छा चलो ठीक है वो नहीं है तो मुझे बर्गर ला दो। तो कहे जी आज बर्गर भी नहीं है। अच्छा, फलाँ चीज़ नहीं है, ढमकान चीज़ नहीं है, तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द वेटर और बहुत बुरा रेस्टोरेंट का जो है वो इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर प्राइसेज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो फिर क्या करेंगे? प्राइसेज़ फिर क्या होता है कि आप जो या तो आपको नया मेन्यू प्रिंट करवाना पड़ता है या फिर आपको वहीं पर ब्लैंको लगा के उसके ऊपर न्यू प्राइसेज़ या वो पर्चियाँ लगा के, चिप्पियाँ चिपका के तो आपको जो है न्यू प्राइसेज़ तो उसकी कॉस्ट आपके मेन्यू की बढ़ जाती है। लेकिन ऑनलाइन सिनेरियो में क्या होता है, आपने सिर्फ़ बैक एंड पे जाके एचटीएमएल पे जाकर अपने जो है वो मेन्यू को चेंज करना है, ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर आप अपने मेन्यू को चेंज कर सकते हैं और ये मेन्यू सिर्फ़ रेस्टोरेंट के लिए नहीं है, ये मेन्यू है आपके प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट्स हैं? अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका एग्ज़ाम्पल वन्स अगेन हम दराज़ पे जाएँगे और दराज़ की बात करेंगे कि जैसे ही ये कोविड-19 का चक्कर हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ़ जो नेसेसिटीज़ थी, जो एसेंशियल आइटम्स थी, उन्होंने डिस्प्ले कर दिया कि सिर्फ़ एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो डिलीवर होंगी और नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है उसकी डिलीवरी बंद है। अब अगर आप नॉन एसेंशियल आइटम के ऊपर जाएँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बूट के आपने लेना है, कोई बूट्स की आप ऑप्शन के ऊपर जाएँ, अव्वल तो आपको वो नज़र ही नहीं आएगा। अगर आपको वो नज़र आ जाता है, तो नॉट सॉरी नॉट अवेलेबल का फ़ौरन आ जाता है। पीछे से जो उनकी एप्लीकेशन है, उसमें बैक एंड पे जाके उन्होंने ऑप्शंस ऑफ डिलीवरी जो है, उसको ऑफ कर दिया। सिर्फ़ एसेंशियल आइटम डी मार्ट है उनका
डी फ्रेश है उनका और इसके अलावा डी मॉल। ये 3 चीज़ें जो हैं इस वक़्त दराज़ की चल रही हैं, थोड़ी-सी थोड़ी बहुत और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 3 चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो ये मेन्यू कॉस्ट है। ग्रेटर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पीछे हम बात कर चुके हैं कि प्राइसेज़ जो हैं वो कंज़्यूमर जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि कहाँ पे प्राइस जो है वो ज़्यादा है, कहाँ पे प्राइस जो है वो कम है और किस तरीके से प्राइसेज़ को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? फ़र्क कैसे बताया जा सकता है और बेसिकली आप प्राइस की बेस पे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको एक हेडफ़ोन्स जो है वो ₹200 में मिल रहे हैं और ऑनलाइन मिल जाते हैं और उसी से मिलते-जुलते शक्ल में आपको एक हेडफ़ोन्स जो हैं वो 600 में या 800 में मिल रहे हैं, तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि 200 वाला फ़ेक ही होगा डेफ़िनिटली। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग प्राइसिंग। जैसे-जैसे जो है वो से फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट कम या ज़्यादा होती जाती है, तो प्राइसिंग जो है वो चेंज होती जाती है। अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट है बहुत कम सप्लाई में, तो डेफ़िनिटली उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई सप्लाई उसकी हेवी सप्लाई। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल वन्स अगेन आपको मैं दराज़ दराज़ नहीं मतलब जनरली अभी कोविड का ही दूँगी। आप लोग भी कहते होगे मैम कोविड-19 के पीछे और दराज़ के पीछे पड़ गई हैं। और लेकिन क्या करें, ये वो चीज़ें जिनके एक एग्ज़ाम्पल लेके अगर हम उनसे जो है आपको मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, तो मेरा ख़्याल है मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हर डायमेंशन से और हर साइड से उसको चीज़ को जब देखेंगे, एग्ज़ाम्पल को देखेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बजाए इसके कि मैं आपको एक किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल दूँ, एक किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मल्टी फ़ैसेटेड अगर एग्ज़ाम्पल मैं एक ही चीज़ का आपको दूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ही कोविड-19 का इश्यू हुआ, मास्क, ग्लव्स, डेटॉल और हैंड सैनिटाइज़र नापैद हो गए, गायब हो गए और जब मिलते भी थे तो बहुत हाई प्राइसेज़ के ऊपर मिलते थे। वो मास्क जो कि मेरा ख़्याल है ₹15 का मिलता था, वो अचानक ₹100 का, 150 का इस तरह हो गया। तो डायनामिक प्राइसिंग जो है वो इसको कहते हैं कि डायनामिक हो जाती है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। फिर उसके बाद जैसे सप्लाई जो है वो मास्क की आई, जैसे सैनिटाइज़र हर किसी ने सैनिटाइज़र बनाने शुरू कर दिए। पहले भी बना रहे थे, डेटॉल भी बना रहा था, लाइफ़बॉय भी बना रहा था, कूल एंड कूल भी बना रहा था। लेकिन आप मार्केट में जाकर अगर देखें या ऑनलाइन देखें, इतने-इतने नए-नए नामों से जो है वो हैंड सैनिटाइज़र्स आ गए हैं मार्केट में कि आपने वो पहले कभी देखे नहीं थे। तो जैसे ही सप्लाई ज़्यादा हुई, वन सेकंड प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई क्योंकि जब कस्टमर खरीद लेगा एक दफ़ा प्रोडक्ट तो फिर दोबारा तो नहीं लेगा ना, बार-बार तो नहीं लेगा, तो वो क्या आप अपनी प्राइस पे नॉर्मल पर वापस ला सकते हैं। मे रिड्यूस और इंक्रीज़ स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है कि एक प्रोडक्ट को जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसको छोड़कर जब आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच करते हैं, तो उसकी कॉस्ट। जो इट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर ये मार्केटिंग का सब्जेक्ट चला जाता है बहुत ज़्यादा कि कंज्यूमर जो है वो अ, उसकी नेचर क्या कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? क्या वो एक ही प्रोडक्ट को स्टिक करना चाहता है या वो नई-नई चीज़ें जो है वो क्या उसे बोलते हैं इनोवेटर अगर वो इनोवेटर है तो वो फिर नई से नई प्रोडक्ट जो है उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा, उसकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंज़्यूमर अगर एक प्रोडक्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पसंद है कि जी मैं अपने घर में हमारे जो बचपन में मुझे याद है कि लाइफ़बॉय जो रेड कार्बोलिक सोप होता है वो यूज़ करते थे। और अभी तक दिमाग में हमारे बुज़ुर्गों की ये चीज़ बैठी हुई है कि जी ये जो है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी हर चीज़ एंटी साबन है, इसके साथ हाथ ज़रूर जो है बाहर से आके धोने हैं। वॉशरूम में जाते हैं जी सबसे पहले जो है लाल साबुन से हाथ धोना है। जब उसके बाद डेटॉल आया, डेटॉल का साबुन आया तो देयर वाज़ एन एप्रीहेंशन इन आवर एल्डर्स कि पता नहीं ये अगर हम यूज़ करेंगे, इसका वैसा रिज़ल्ट होगा या नहीं, ये उतना अच्छा होगा नहीं, उतना हाथों का सत्यानाश करेगा कि नहीं, क्योंकि लाल साबुन तो काफ़ी ज़्यादा सत्यानाश हाथों का करता था और जब तक हमारे बड़ों के हाथ सत्यानाश ना हो, उनको चैन नहीं आता। बिल्कुल सफ़ेद हो जाएँ, जब फट जाएँ हाथ तो जी अब साफ हुए हैं हाथ। अब डेटॉल के साबुन से जो है वो हाथ उतने बेड़ागरक होते हैं कि नहीं ये सोचने की बात थी। तो ये जो डर होता है ना कि मैं प्रोडक्ट को चेंज कर दूँ, मैं प्रोडक्ट को स्विच करके किसी दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाऊँ, तो क्या मेरा नुकसान होगा? क्या मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएँगे? क्या मेरा मतलब नुकसान किसी भी सेंस में मेरा वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा नहीं। ख़वातीन में मेकअप में ये बहुत चीज़ होती है कि वो अगर अब लड़कियाँ भी हैं क्लास में तो मैं ज़ाहिर है उनकी भी बात करूँगी कि अगर वो एक फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं फेस के ऊपर
कोई नई चीज़ आती है, बाज़ होंगे फ़ौरन स्विच कर जाएँगी कि जी नई चीज़ आई है, फ़ौरन देखते हैं ये क्या आया है। बाज़ मेरे जैसी होंगी जो कहेंगी कि नहीं, ये मैं तो इतने सालों से फलाँ चीज़ यूज़ कर रही थी, अगर मैं ये चेंज कर लूँ, एक तो मेरे इतने पैसे भी लगेंगे। ऊपर से अगर रिज़ल्ट वैसा ना आया या मेरी स्किन खराब हो गई, तो क्या होगा? तो दिस इज़ द स्विचिंग कॉस्ट। तो ऑनलाइन अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिचनेस ऑफ द वेबसाइट, इन्फॉर्मेशन डेंसिटी, इंटरएक्टिविटी जो पीछे हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब उस पे अब डिपेंड करता है कि आप कंज़्यूमर को ये यकीन दिला दें कि आपकी स्विचिंग कॉस्ट जो है वो हम बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी अगर आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इट मे इंक्रीज़ और मे डिक्रीज़, अगर प्रोडक्ट एक दफ़ा कंज़्यूमर का बैड एक्सपीरियंस हो गया तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी, वो रेड फ्लैग रेज़ कर देगा, वो शोर मचा देगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसको जो है हमने यूज़ नहीं करना, लोग जो है डर जाएँगे। एक किसी बंदे का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो उसकी तारीफ़ें कर देगा और लोगों की स्विचिंग कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से स्विचिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो जाती है। मे डिले ग्रैटिफिकेशन इफेक्ट्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। ग्रैटिफिकेशन क्या होता है? कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन बाज़ औक़ात होता है कि कन ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है, उसी वक़्त तो डिलीवर नहीं होगा ना। आज मैंने ऑर्डर किया तो जी आज ही आ गया, नहीं। कुछ दिन लगेंगे ना उसको डिलीवर होने में, तो लोगों को फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उसके बाद वो उसका जो है वो बताएँगे, एक्सपीरियंस अपना बताएँगे, तो ये थोड़ा डिले प्रोसेस इसके अंदर आ सकता है। इंक्रीज़ मार्केट सेगमेंटेशन। अब उस दिन हम लोगों ने क्लास में मार्केट सेगमेंटेशन की बात की थी कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो किस तरह होगी। बहुत डायनामिक मार्केट सेगमेंटेशन होती है, बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन होती ही नहीं है। आप प्राइस की बेस पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी की बेस पे कर सकते हैं। मेन जो एक आप देखें तो प्राइस की तो मार्केट सेगमेंटेशन मेल और फीमेल की हो जाएगी। कपड़े अगर फीमेल्स के हैं तो वो फीमेल मार्केट सेगमेंट जेंडर की बेस के ऊपर हो जाता है। फिर इसके अलावा प्राइसेज़ की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा यहाँ पे डेमोग्राफिक आ जाता है कि जी जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। मैंने क्लास में भी उस दिन बताया था, मेरे थीसिस का टॉपिक भी ये था कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, वो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है हू आर लुकिंग फॉर लो प्राइस प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हैं, फिज़िकली आप मॉनिटर नहीं उसको कर सकते हैं। आप सिर्फ़ सेलर के या लोगों के रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप उन चीज़ों की तरफ हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी प्राइसेज़ कम होती हैं, क्योंकि उसमें एक तो स्विचिंग कॉस्ट, दूसरा लॉस आपका बहुत कम होता है, लो प्राइस प्रोडक्ट। 200 का हेडफ़ोन्स अगर मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ, तो अगर फ़र्ज़ करें वो ठीक नहीं निकलता, तो मैं ये ज़्यादा यही कहूँगी ना कि ओहो! ₹200 ज़ाया हो गए। वही अगर मैं 1200 का हेडफ़ोन लेती हूँ और वो काम नहीं करता, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। ₹1200 इज़ बिगर अमाउंट देन ₹200। तो ऑनलाइन शॉपिंग में लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो हैं कंज्यूमर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और हमेशा वही लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हू आर लुकिंग फॉर लो प्राइस प्रोडक्ट्स। तो स्ट्रॉन्गर नेटवर्क इफेक्ट्स, नेटवर्क ह्यूमन नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि उसका सोशल नेटवर्किंग में एक बंदा जो है बार-बार एक ही बातें आ रही हैं, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ चीज़ें लिखी क्या हुई हैं। कि एक बंदा, एक कंज्यूमर अगर रेड फ्लैग रेज़ कर देता है, तो वो नेटवर्किंग में आ जाता है और वो लोग जो है उसको बहुत जल्दी जो है लाइक, डिसलाइक और सारा कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसकी बेस पे अपनी जो है वो ओपिनियंस जनरेट करना शुरू करते हैं। एक बंदा किसी चीज़ प्रोडक्ट की तारीफ़ कर देता है, तो उसको लोग जो हैं वो अ, उसको पढ़ते हैं और फिर अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वाक़ई अच्छा होगा। मोर डिसइंटरमीडिएशन का क्या मतलब है? ये मतलब है डिसइंटरमीडिएशन का कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स जो हैं बीच में से जो हैं वो गायब हो जाते हैं, और जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है और आपकी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई है। ई-कॉमर्स में डिजिटल गुड्स क्या होती हैं? डिजिटल गुड्स वो जो होती हैं चीज़ें जो कि ना तो सर्विस में आती हैं, ना प्रोडक्ट में आती हैं। दे आर नॉट फिज़िकल गुड्स, बल्कि वो क्या होते हैं जैसे म्यूज़िक है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स हैं जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
दीज़ आर द डाउनलोडेबल आइटम्स जो कि डिजिटल गुड्स कहलाती हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो यूडेमी में और क्या नाम है एडेक्स पर जो है आए हुए हैं, जिसमें कंटेंट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाज़ औक़ात फ्री ऑफ कॉस्ट और बाज़ औक़ात आपको थोड़ी-सी उसकी प्राइस जो है बहुत रिड्यूस उन्होंने की हुई है प्राइसेज़ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। म्यूज़िक का अगर जिन लोगों को शौक है तो आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। वन्स एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर आ जाती है, तो आप यूट्यूब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑप्शंस हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर में भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको लिंक मिल जाते हैं, जहाँ से डायरेक्टली आप यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे न्यूज़पेपर्स आपको मिल जाते हैं। अब कौन जाएगा पेपर के अखबार को खरीदेगा? क्यों? क्योंकि एक तो पेपर्स को स्टोर करना, उसको डिस्कार्ड करना, रद्दी को मैनेज करना वो एक इश्यू होता है तो पीपल प्रेफर नाउ कि वो अपने उस पर मोबाइल फ़ोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर ही न्यूज़ पढ़ लें। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि डिजिटल गुड्स गुड्स में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट इज़ ऑलमोस्ट एंटायर का कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक म्यूज़िक वीडियो है, वो अपलोड करना है। बार-बार हर दफ़ा हर बंदे के लिए नया वीडियो तो आपने अपलोड नहीं ना करना। आपने तो एक ही दफ़ा म्यूज़िक वीडियो बना के इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया और अपलोड करके आपने उसके ऊपर जो है वो लगा दी कि जी ये पेटेंटेड है या कॉपीराइट है इसके ऊपर। पेटेंट नहीं होगा सॉरी कॉपीराइट होगा और लोग इसका एक प्रीमियम पे करेंगे और उसके बाद वो डाउनलोड कर सकते हैं और अगर वो वीडियो जो है वो पुराना हो चुका है या वो मतलब उसका कॉपीराइट का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा तो पहला यूनिट प्रोड्यूस करने की जो थी कॉस्ट थी वो एंटायर कॉस्ट है उसके बाद आपने सिर्फ रेवेन्यूज जनरेट करने हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नॉर्मली भी तो वीडियो एक ही बनेगा ना, लेकिन बेटे उसके अंदर फिर आप जैसे कैसेट्स पहले बनती थी, उन कैसेट्स को हर दफ़ा आपको प्रोड्यूस करना पड़ता था, उसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। सीडीज़ के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, वीडियो टेप के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। मार्केट में से अगर कैसेट, सीडी या वीडियो टेप जो है अगर खत्म हो गई तो फिर नई बनानी पड़ती थी। तो आपको हर दफ़ा नया प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है ना? तो इंटरनेट में ई-कॉमर्स में, डिजिटल गुड्स में ऐसा नहीं है। एक दफ़ा बना के आपने अपलोड कर दिया, अब आपने सिर्फ़ उसको मैनेज करना है कि क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डाउनलोड करने की इजाज़त दे रहे हैं? क्या आप उसका कोई प्राइस जो है वो कर रहे हैं? आप मेबी किसी वेबसाइट के ऊपर अपना जो है वो ट्रैक जो है वो डाल देंगे। आईट्यून्स है जैसे वो आपसे एक प्राइस जो है वो लेता है हर ऑडियो को डाउनलोड करने की, वीडियो को डाउनलोड करने के लिए। इसी तरह मूवीज़ की वेबसाइट है, आप ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, जो तो वीपीएन के थ्रू या प्रॉक्सी के थ्रू आपको पता है वाई-फाई, वाईटीएस इस किस्म की जो हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पायरेटेड वीडियोज़ जो हैं वो देती हैं, दे आर इल्लीगल वेबसाइट्स बेसिकली उनको बार-बार रोकना पड़ता है। तो वो फिर अपना एड्रेस चेंज करके दोबारा किसी और वेबसाइट से आ जाती हैं। लेकिन ये कि यूजुअली ये होता है कि अगर आप सर्च करें, आज आप करें सर्च, आप देखें आप वीडियोज़ जो हैं वो अगर कोई वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो वो आपसे कहेंगे आप रजिस्ट्रेशन कराएँ, आप मंथली इतना पे करें और आप अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस किस्म के जो है बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या चीज़ आ जाती है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ओवर इंटरनेट इज़ वेरी इंटरनेट के ऊपर डिलीवरी की क्या कॉस्ट होनी है सिर्फ़ उसने आपने एक दफ़ा अपलोड करना है उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, उसके बाद आपने जो टोटल मैनेज होगा, वो प्राइसिंग कैसे होगी उसकी और उसके आप पेमेंट किस तरीके से लेंगे, बाकी कंज़्यूमर के ऊपर है कि वो इंटरनेट के ऊपर जो है उसको डाउनलोड कर लेता है। मार्केटिंग कॉस्ट रिमेन द सेम प्राइसिंग हाईली वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट उसकी अब डिपेंड करता है अगर वेबसाइट किसी ऐसी वेबसाइट पे आपने अपना जो है वो वीडियो या अपना ऑडियो जो है वो पोस्ट किया बुक्स की बहुत सारी इस किस्म की वेबसाइट्स हैं आप अगर ऑनलाइन जाएं और आप कभी आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा अपने एमबीए के दौरान एमकॉम के दौरान कि आप कोई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको कहती हैं आप रजिस्टर करें और मंथली फी एक पे करें। तो वो एक है, फिर मार्केटिंग कॉस्ट इसकी क्या होती है कि एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को बेसिकली जो है वो उसके ऊपर अ, पब्लिश कर देते हैं अपने एड्स और प्राइसिंग जो है वो हाईली वेरिएबल होती है। वही वेबसाइट एक वेबसाइट वही बुक जो है वो किसी या रजिस्ट्रेशन
उसकी ज़्यादा हो सकती है, किसी दूसरी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन कम हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है अपॉन द मेकर ऑफ द वेबसाइट। इंडस्ट्रीज़ विद डिजिटल गुड्स आर अंडरगोइंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस। रेवोल्यूशनरी चेंजेस क्या हैं कि अब सारी बुक्स वगैरह, सारे ऑडियो, सारे वीडियोज़ जो हैं, अब जैसे कोरोना का मसला हुआ, बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ अपने ड्यू डेट के ऊपर नहीं हो सकी। मे बी इन फ्यूचर ऑनलाइन रिलीज़ होंगी मूवीज़ और हम उस मूवी को प्रीमियम पे करके, एक प्राइस पे करके अपने घर में, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो न्यू रिलीज़ को देख सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिसके अंदर आप वीडियोज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आपको नज़र आएँगे ऑनलाइन, अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करते हो तो आपको पता होगा कि अनलेस यू पे, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते और डाउनलोडेड फ़ाइल के अंदर भी इस किस्म की ऑप्शंस होती हैं कि आप उनको री-अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ बताने वाली बात थी। अब आ जाते हैं जी मेजर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स, जिसके अंदर बी-टू-बी, बी-टू-सी, सी-टू-सी। बी-टू-सी क्या होता है? बिज़नेस डायरेक्टली कस्टमर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करती है। एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, खादी और गुल अहमद का, बहुत सारे और भी हैं। ब्रिस्क का मैंने आपको बताया है, इसके अलावा मैंने आपको मोलिनेक्स का बताया है जो कि बी-टू-सी भी कर रहा है, बी-टू-बी भी कर रहा है। बी-टू-बी क्या होगा? जैसे अलीबाबा है जो कि होलसेल मर्चेंडाइज़र है, जो कि 100 यूनिट, 1000 यूनिट से कम जो है वो सेल नहीं करता है। अली एक्सप्रेस जो है वो बी-टू-सी है और अलीबाबा जो है वो बी-टू-बी है, ये भी यहाँ बताना ज़रूरी है। फिर इसके अलावा कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक के ऊपर इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेज़ बने हुए हैं, जहाँ पर कंज़्यूमर्स आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड करते हैं। ई-कॉमर्स कैन बी अच्छा, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो है हमने उस दिन जो है वो किया था, किसी ने ओएलएक्स का बताया था क्लास में, बिल्कुल सही है ओएलएक्स का। और इसके अलावा पार्क व्हील्स का मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दिया था, जहाँ पे कार्स जो हैं वो कंज़्यूम बी टू सी भी हैं और सी टू सी भी हैं। अच्छा जी। आगे मोबाइल कॉमर्स का मतलब ये है कि वो आजकल जो हमारा कॉमर्स है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर जो है उसको यूज़ करें, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। बिज़नेस मॉडल क्या है जी, किस-किस तरीके से कंज़्यूमर्स जो हैं वो अ, अपने रेवेन्यूज़ जो है वो सॉरी बिज़नेस जो है वो क्रिएट करते हैं। ई-टेलर्स, ट्रांज़ैक्शन ब्रोकर्स, मार्केट क्रिएटर, कंटेंट प्रोवाइडर, कम्युनिटी प्रोवाइडर, पोर्टल सर्विस प्रोवाइडर, इनको आगे हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर। ई-टेलर कौन होता है? ई-रिटेलर, जो कि अपना बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन करता है। अ, ट्रांज़ैक्शन ब्रोकर होते हैं वो लोग, ब्रोकर्स क्या होते हैं? जो मिडलमैन होते हैं और ऑनलाइन अ, ट्रांज़ैक्शंस जो प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस या मैन्युफैक्चरर और कंज़्यूमर के बीच में, जो अ, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर के दोनों आपस में बिज़नेस करें और उसकी उनको एक फ़ी जो है वो मिलती है। मार्केट क्रिएटर एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे कंज्यूमर्स बी टू बी या बी टू सी ई कॉमर्स जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ईबे का एग्जांपल दिया गया है और इसमें होता क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अम, बहुत सारे कंज्यूमर्स और बहुत सारे बिज़नेसेस जो हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ एक मार्केट स्पेस बनाते हैं बेसिकली। कंटेंट प्रोवाइडर डिजिटल कंटेंट, अभी हमने जो पीछे बात की थी, वही यहाँ पर हो रही है कि कंटेंट प्रोवाइडर का काम क्या होता है कि वो कंटेंट प्रोवाइड करके उसके अगेंस्ट जो है वो अ, रेवेन्यूज़ जनरेट करता है। कैसे? अभी मैंने बात की थी बुक्स की वेबसाइट की, ऑडियोज़ की, वीडियोज़ की वेबसाइट्स की, कि एक मैं वेबसाइट बनाती हूँ। मैं फर्स्ट जो मतलब मैं एक वीडियो को अपलोड करती हूँ अपने कॉस्ट के ऊपर। उसको परचेज़ करके उसके कॉपीराइट को की जो प्राइस है वो पे करके मैं उसको वेबसाइट के ऊपर चढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं एवरी टाइम कोई बंदा उसको जो है डाउनलोड करना चाहता है, वो रजिस्ट्रेशन करेगा और एक फ़ी पे करेगा। उससे मेरे रेवेन्यूज़ जनरेट होंगे। कम्युनिटी प्रोवाइडर जैसे फ़ेसबुक है, एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जिसमें तमाम मर्चेंडाइज़र्स या मार्केटर्स और कंज्यूमर्स जो हैं आपस में एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। पोर्टल्स जो हैं क्या हैं? याहू, गूगल जो हैं, ये बेसिकली वो सर्च इंजिन्स हैं, वो पोर्टल्स हैं जहाँ पर लोग
वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हैं? गूगल की जितनी भी ऐप्स हैं, वो आपको डिफरेंट किस्म की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स हैं आजकल जो है क्योंकि कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा है मसला है, तो गूगल मीट एक ऐसी ऑप्शन है जो कि और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो कि पेड वीडियो कंटेंट प्रोवाइड जो है वो करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। यू हैव टू साइन अप फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आपको गूगल मीट के लिए जी स्वीट जो है उसको परचेज़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉपबॉक्स है, फोटो बकेट है, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको एक छोटा पार्ट जो है उसका अगर कम स्पेस आपको चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको उसमें ज़्यादा अपनी चीज़ें स्टोर करनी है, ज़्यादा कंटेंट स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। आ जाते हैं जी रेवेन्यू मॉडल्स के ऊपर कि एडवर्टाइज़िंग के वेबसाइट्स जो हैं बेसिकली रेवेन्यूज़ किस तरह जनरेट करती हैं। तो एडवर्टाइज़िंग के थ्रू करती हैं, आपको एडवर्टाइज़र्स मिल जाते हैं। आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो पॉपुलर बिल्कुल जैसे मैगज़ीन्स के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट होती है उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं और उसी तरह आप एडवर्टाइज़ करते हैं। सेल्स के ऊपर जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर सेल होगी उतने ज़्यादा जो है ज़ाहिर है आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन आप यही जो अभी मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ और बुक्स की आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि आप उस वक़्त तक कोई भी कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं करते जब तक लोग जो है वो सब्सक्राइब ना करें। फ्री और प्रीमियम, प्रीमियम जो है फ्री का क्या होता है कि ज़ूम की एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर कि अगर आप अ, उनका बेसिक प्लान जो है वो लेते हैं, तो उसमें आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ज़ूम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका जो है प्रो जो है वो या अपग्रेड उसको करते हैं देन यू हैव टू पे अ फी। ये बहुत सारी चीज़ों में है कि लिमिटेड फीचर्स के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, एक एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है यूज़ करने का, आप उसे कर सकते हैं। अगर आपने उसके लिए जो है कोई अगर उसके एक्स्ट्रा फीचर्स आपने जो है वो यूज़ करने पर आप पे करते हैं। सिमिलरली गूगल ड्राइव में भी है, लिमिटेड अमाउंट आपको जो है वो स्पेस मिलती है। अगर आपने उससे ज़्यादा स्पेस यूज़ करनी है, तो फिर आपको उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। फिर मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसका दूँगी, इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स का जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं। अगर तो आप एज़ अ स्टूडेंट किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने एज़ अ प्रोग्रामर उसको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी, आप में से अगर कोई आगे जाके रिसर्च करेगा, तो आपको पता चलेगा स्मार्ट पीएलएस एक है, सॉफ्टवेयर है, जिसको अगर आप एज़ अ स्टूडेंट डाउनलोड करते हैं, तो अप टू 30 अ एंट्रीज़ का डेटा जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर जो है अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको जो है मोर देन 30 इंडिविजुअल्स का डेटा जो है उसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपको फिर एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। फिर एफ़िलिएशन डिफरेंट आप ऑर्गनाइज़ेशंस आपस में एफ़िलिएट एक-दूसरे के साथ करती हैं, दे को-जनरेट देयर रेवेन्यूज़। यहाँ तक हम करेंगे और उसके बाद फिर ये जो हमारा है ये नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी इंशाल्लाह ये सोशल नेटवर्किंग एंड विज़डम ऑफ क्राउड्स जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को करवाया यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड और जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी उसको आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है। इट्स अ ग्रेडेड असाइनमेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग मज़े की असाइनमेंट है जिसमें आपने बेसिकली एक ऐप को एक्सप्लोर करना है और उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रियल टाइम रन टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपना ख़्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।